सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी वसंत में हम पंछी उन्मुख गगन के ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। पाठ 2 दादी माँ। यह कहानी है। इस कहानी के जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो आज आप सभी लोग कविता और इस कहानी के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो हम पंछी उन्मुख गगन के उन्मुख शब्द का जो अर्थ होता है वह आज़ाद होता है या खुले हुए होता है। तो जो आपकी कविता है, हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित शब्द का जो अर्थ होता है वह रोमांचित होता है। तो इस कविता में पंछी मनुष्य से अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। आखिर क्यों व्यक्त कर रहे हैं? इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि पंछी स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं। इस कारण से जो पंछी हैं मनुष्य से अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। हम पंछी उन्मुख गगन के पंछी कहते हैं कि हम खुले हुए आसमान में उड़ने वाले हैं, हम पंछी स्वतंत्र रहने वाले हैं, पिंजरबंद न गा पाएंगे। पिंजड़े में कैद होकर के हम अपना मधुर गान नहीं गा सकेंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब होता है रोमांचित होता है, कनक माने होता है सोना होता है, और तीलियां शब्द का जो अर्थ होता है क्षण होता है। हमारे जो रोमांचित पंख हैं, हमारे जो पुलकित पंख हैं, सोने के छड़ों से लग करके वह टूट जाएंगे। हम पंछी तो बहता जल पीने वाले हैं, जैसे नदियों का जल पीने वाले हैं, झरनों का जल पीने वाले हैं। परंतु कब पंछी बहता जल पी सकेंगे? जब वह स्वतंत्र रहेंगे तभी वह बहता हुआ जल पी सकेंगे। तो हम पंछी तो नदियों का, झरनों का जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे। पिंजरे में बंद होकर के भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। कनक माने होता है सोना। निबौरी का जो शब्द होता है नीम का फल होता है। नीम का जो फल होता है, कटुक माने कड़वी होता है। नीम का जो फल होता है वो बहुत ही कड़वी होता है। तो पिंजड़े में कैद होकर सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से अच्छा तो कि हम स्वतंत्र होकर के नीम का कड़वी फल ही खाएं। तो हम पंछी उन्मुख गगन में जो पंछी हैं वह स्वतंत्र रहने के लिए वह मनुष्य से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि प्रकृति से जो पशु हो या पंछी हो, जिस रूप में उनका जुड़ाव है, किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में उनका योगदान है। इसके उपरांत भी मनुष्य, या इस तरह से कह सकते हैं मनुष्य सुखों का भोग करने के लिए उन्हें मिटाने का प्रयास करता है। इसलिए पंछी इस कविता के अंत में आत्मनिवेदन करते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे रहने के लिए निरर्थक घोंसला मत दो, परंतु यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं
तो आकाश में उड़ने के लिए तुम बाधा मत बनो। तो इस तरह से इस कविता को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो इसमें जो आप सभी लोगों का प्रश्न अभ्यास है, तो इस प्रश्न अभ्यास के विषय में भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो इस कविता से जो आप लोगों का प्रश्न अभ्यास है, पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। जैसा कि लोग पंछी को जब पिंजरे में कैद करते हैं तो अनेक प्रकार के व्यंजन उन्हें खाने के लिए देते हैं, परंतु उनका लगाव तो आसमान से है। जैसे कीड़ा खुलता है वे आसमान में उड़ जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। उत्तर है आपका कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि मनुष्य हो, पशु हो या पंछी हो, सभी को स्वतंत्रता प्रिय है। स्वतंत्रता प्रिय होने का जो पंछी हैं वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। वे खुले हुए आसमान में उड़ करके वे प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता प्रिय होने का जो पंछी है वह पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर आप लोगों का 2 है कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो उन्मुक्त शब्द का जो अर्थ मैंने बताया कि आज़ाद या स्वतंत्र। तो पंछी उन्मुक्त रह करके जैसे बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, अर्थात नदियों का जल पीना चाहते हैं, झरनों का जल पीना चाहते हैं, वह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं तथा प्राकृतिक वस्तुएं जैसे नीम का फल, अनार के दाने आदि को चुगना चाहते हैं। तो जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो आप पंक्ति है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनि सांसों की डोरी। तनि सांसों की डोरी शब्द का जो अर्थ होता है कि मृत्यु को प्राप्त करना। तनि सांसों की डोरी शब्द का जो अर्थ होता है कि मृत्यु को प्राप्त करना। तो क्षितिज शब्द का जो अर्थ होता है कि जहाँ धरती और आकाश प्राय मिलते हुए दिखाई देते हैं उन्हें क्षितिज कहते हैं, परंतु एक काल्पनिक दृश्य मात्र ही होता है। वो जो संयोग होता है एक काल्पनिक संयोग होता है। जैसे दूर से देखेंगे धरती और आकाश प्राय मिलते हुए दिखाई देते हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है, पर यह संयोग मात्र एक काल्पनिक होता है। तो जो आपका इस पंक्ति का जो भाव है कि पंछी स्वतंत्र करके क्षितिज की उस सीमा को देखना चाहते हैं, आकाश की उस सीमा को देखना चाहते हैं, उस काल्पनिक दृश्य को देखना चाहते हैं। इसके लिए जो पंछी होते हैं परस्पर आपस में होड़ा-होड़ी अर्थात प्रतिस्पर्धा करते हैं, परंतु उस क्षितिज को देखने के लिए उनके प्राण क्यों न चले जाएं, उनकी मृत्यु क्यों न हो जाए, पर वह इसकी चिंता नहीं करते हैं। तो अब आइए दादी माँ। यह आपकी एक कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी के जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह हैं। इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि वे कितनी दयालु थीं। अपने अच्छे स्वभाव, अपने अच्छे विचारों के कारण ही वे घर और बाहर दोनों जगह के लोगों के लिए वह बहुत ही प्रिय थीं। तो इस कहानी में लेखक ने अपने दादी माँ के स्वभाव एवं व्यक्तित्व के विषय में बताया है, क्योंकि लेखक खुद
दादी को स्वभाव के कारण, उनके उत्तम विचार के कारण एक माँ के रूप में देखा, एक माँ के रूप में पाया। इसलिए लेखक ने शीर्षक दिया है दादी माँ। तो लेखक कहता है कि मेरी उम्र जब 20 साल से अधिक होने पर जरा सी मुझे कठिनाई पड़ते ही दादी माँ उदास हो जाती थी। तो मैं नहीं चाहता था कि इस उम्र में भी दादी माँ मेरे साथ रहें, परंतु जरा सी भी मुझे कठिनाई पड़ती थी तो ऐसे समय में जो दादी माँ थी एक शीतल छाया के समान मेरे सामने नाच उठती थी। दादी माँ को गाँव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। उनके अंदर एक तरह से सरोकार की भावना थी। जैसे गांव में यदि कोई भी व्यक्ति यदि बीमार हो जाता था तो दादी माँ अपना कर्तव्य समझती हुई दादी माँ सबसे पहले उसके घर पहुंच जाती थी। लेखक दादी माँ से जुड़ी हुई एक घटना को याद करते हुए लेखक कहता है कि एक दिन दोपहर में जो दादी माँ थी वह धन्नों पर खूब बिगड़ रही थी। बिगड़ने का कारण यह था, धन्नो जो थी वह लेखक की गांव की कोई औरत थी। तो बिगड़ने का कारण यह था कि धन्नो ने दादी माँ से ब्याज पर कुछ रुपए लिए हुए थे और वापस न करने के कारण दादी माँ धन्नो को डांट रही थी। परंतु धन्नो ने लड़की की शादी का वास्ता देकर दादी माँ के पैर छूना चाहा, पर दादी माँ ने कहा चल हट पीछे, अभी नहा के आई हूँ। तो लेखक ने उस समय दादी माँ के सामने उपस्थित था। तो लेखक ने कहा दादी यह बाद में पैसे दे देगी, आखिर क्यों इसे डांट रही हो। कुछ दिनों के बाद धन्नो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रही थी। तो लेखक ने धन्नो से पूछा कि क्यों, एक दिन तो दादी माँ तुम्हें डांट रही थी, आज इतना प्रसन्न क्यों दिखाई दे रही हो। तो धन्नो ने कहा कि बेटा तुम्हारी जो दादी माँ है वह भगवान है। पहले का जो पैसा था वह माफ़ करते हुए अभी तो बेटी की शादी के लिए उन्होंने 10 रुपये और अधिक दिए। तो इस कहानी में लेखक ने दादी माँ से जुड़ी हुई घटनाओं का, उनके व्यक्तित्व का, उनके सरोकार की भावना से लेखक खुद प्रभावित है। दादी माँ को जीवन का गहन अनुभव था। दादाजी की मृत्यु के बाद यह संसार दादी माँ को झूठा मालूम होता था। तो दादा के श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अत्यधिक संपत्ति खर्च करती, जिस कारण से घर की जो आर्थिक स्थिति थी वह खराब हो गई थी। तो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एक दिन लेखक के पिताजी और लेखक का जो बड़ा भाई नाम था जिसका नाम था किशन, ये दोनों लोग उदास होकर के साथ बैठे हुए थे। तो उसी समय दादी माँ लेखक के पिता के पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा यह मेरे हाथों में जो कंगन है, सोने का जो कंगन है, यह तुम्हारे दादा का दिया हुआ एक आखिरी निशानी है। यह कह करके सोने कंगन को निकाल करके उन्होंने लेखक के पिता को दे दिया। देते हुए उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग होते हैं वह आगे और पीछे इस विषय में वह नहीं सोचते हैं। तो
इस कहानी में लेखक के अंदर जो सरोकार की भावना थी, क्षमा चाहूँगा, दादी माँ के अंदर जो सरोकार की जो भावना थी, उसी से प्रभावित होकर के लेखक ने दादी माँ इस कहानी का जो है शीर्षक दिया है। अब आइए इस कहानी का जो प्रश्न अभ्यास है उसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। बचपन का जीवन एक परछाई की तरह होता है, तो हर कोई अपने बचपन के उन यादों को नहीं भूल सकता, क्योंकि वह बचपन का जो जीवन होता है एक परछाई की तरह होता है। तो लेखक भी इस कहानी में दादी माँ के साथ साथ अपने बचपन के दिनों को भी याद करता है। आप लोगों का भी जीवन भी बचपन का है, तो निम्नलिखित बातों की याद करता है। उत्तर है आपका, मित्र के सामने प्रसन्न करने वाली बातें बोलना व पीठ पीछे मजाक उड़ाना। जो बच्चे होते हैं जब वो समूह में रहते हैं, जैसे जो बच्चे बचपन में रहते हैं तो वह समूह में रहते हैं, तो वह एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए मीठी मीठी बातें बोलते हैं, परंतु जैसे ही वे एक दूसरे से अलग होते हैं तो पीठ पीछे एक दूसरे का वह मजाक भी उड़ाते हैं। यह बचपन का दौर ऐसा होता है। इस तरह से बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के साथ अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। दूसरा जो बिंदु है कि क्वार के महीने में झांग वाले पानी से भरा जलाशय अर्थात तालाब में नहाना। तो जैसे आज का विज्ञान का युग हो गया है, परंतु एक समय का दौर था कि विज्ञान का जब युग नहीं हुआ था, तो गांव में जो तालाब नदी आदि हुआ करते थे, तो गांव के बच्चे जो होते उसमें स्नान करते थे। तो एक आषाढ़ शब्द आया है। आषाढ़ का जो महीना होता है यह बरसात का पहला महीना होता है, परंतु जो क्वार का जो महीना होता है यह बरसात का एक अंतिम महीना होता है। तो गांव के जो बच्चे होते हैं ना, वह तालाब में नहा करके अपना शौक पूरा करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। उसी तरह से लेखक भी जब सभी गांव के बच्चे तालाब में नहा रहे थे, तो वह भी उन्हें देख करके अपना शौक पूरा करने के लिए तालाब के उस गंदे पानी में, बदबूदार अर्थात गंदे पानी में जब वह नहा लेता है तो नहाने के कारण वह बीमार भी हो जाता है। तो इस कारण से लेखक बचपन के इन दोनों को भी याद करता है कि क्वार के महीने में तालाब के बदबूदार पानी में नहाने की बातों को वह याद करता है। इसके साथ साथ किशन भैया की जो शादी थी उसे भी वह याद करता है। तो प्रश्न नंबर 2 है आपका कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। लेखक की मृत्यु के बाद लेखक के पिता की जो आर्थिक स्थिति थी या लेखक के घर की जो आर्थिक स्थिति थी इसलिए खराब हो गई थी कि दादी माँ के मना करने के उपरांत भी लेखक के पिताजी ने दादा के श्राद्ध में, जैसे मरने के बाद जो क्रियाकर्म होते हैं, तो मरने के बाद उन्होंने आवश्यकता से अधिक पैसा खर्च किए थे। इस कारण से लेखक के घर की जो आर्थिक स्थिति थी वह खराब हो गई थी। प्रश्न नंबर आपका 3 है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। जैसा कि सबसे बड़ी विशेषता आप खुद से सोच सकते हैं इस कहानी का अध्ययन करने के उपरांत कि दादी माँ का जो हृदय था वह कोमल था, वह सभी के प्रति वह स्नेह करती थी। जैसा कि इस कहानी मैंने आप सभी लोगों को बताया, गाँव के दवाइयों के विषय में उन्हें जानकारी थी, इसलिए जब किसी के घर यदि कोई बीमार होता था तो वह दौड़ी दौड़ी उसके पास चली जाती थी। तो इस कहानी में आपने देखा भी, जैसा कि लेखक के पिता के घर की जब आर्थिक स्थिति जब खराब हो जाती है तो दादी माँ ने अपने हाथ
हाथों के सोने के कंगन को निकाल करके लेखक के पिता को उन्होंने दिया। आदि ये सभी पद लेखक को प्रभावित करता है, इसलिए लेखक ने दादी माँ के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के इस कहानी का जो शीर्षक है वह दादी माँ दिया। तो इस तरह से कविता और कहानी का जो रिवीजन है आज समाप्त हुआ। इसके बाद आप सभी लोग व्याकरण का रिवीजन करेंगे। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।